अवकलन हम लोगों को पढ़ना है, जिसको अवकलज भी कहते हैं। इसकी इंग्लिश होती है डिफरेंशिएशन। ठीक है, अभी हम इसकी डिफिनीशन लिखेंगे और फिर बताएंगे कि अवकलन होता क्या है, अवकलन कहते किसे हैं। ठीक है, बाद में हम लोग प्रश्नावली हल करेंगे, आगे के सवालों को लगाएंगे, लेकिन पहले हम लोग समझेंगे कि यह अवकलन होता क्या है। 44 नंबर का आता है आपके क्वेश्चन पेपर में, 12th के मैथ के पेपर में 44 नंबर का आता है, और 12th के फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है अवकलन का और समाकलन का। तो इसलिए जो बायो के भी स्टूडेंट हैं, अगर यहाँ से वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, होता क्या है, इसका डिफिनीशन होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग अगर चाहे तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। स्वतंत्र चर का परतंत्र चर के सापेक्ष परिवर्तन की दर, सभी लोग लिखते चलेंगे, परिवर्तन की दर अवकलन कहलाती है। ठीक है, सभी लोग लिखते चलेंगे इसको, सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में इसको लिख लेंगे। ये इसकी डिफिनीशन है, इसको लिख लीजिएगा। अब एक चीज आपको ध्यान देना है, आपने चर और अचर तो पढ़ा होगा, लेकिन स्वतंत्र चर और परतंत्र चर आप लोग पढ़े नहीं होंगे कि स्वतंत्र चर क्या होता है, परतंत्र चर क्या होता है। और ये दोनों चीजें अगर आपको नहीं पता होंगी तो फिर अवकलन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। लोग अवकलन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन हल कर लेते हैं, एग्जाम में लिख भी देते हैं, नंबर भी पा जाते हैं, पास भी हो जाते हैं, लेकिन उनको स्वतंत्र चर और परतंत्र चर का पता होता ही नहीं है। शुरू से लेकर लास्ट तक वो समझ ही नहीं पाते हैं कि स्वतंत्र चर क्या होता है, परतंत्र चर क्या होता है। तो हम आपको बताते हैं इन दोनों के बारे में। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे होंगे आप लोग, राशि, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि राशियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है चर, जिसकी इंग्लिश होती है वेरिएबल, और दूसरी होती है अचर, जिसकी इंग्लिश होती है कांस्टेंट। ठीक है, अब ये जो चर होता है ये दो प्रकार का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र चर, और दूसरा होता है परतंत्र चर। इतना क्लियर हो रहा है सबको? चर क्या होता है अगर आपसे हम पूछेंगे तो आप बोलेंगे कि सर चर होता है x, y, z, u, v, w, s, t, ये हमारा क्या होता है, चर होता है। और ये अगर हम लिख दे, संख्या कोई लिख दे 5, 6, 9, 25, तो ये हमारा क्या होता है, अचर होता है। ये क्लास 6 से लेके और 11th तक आप लोग पढ़ते आए होंगे कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर चर की परिभाषा देनी हो तो हम लोग क्या दे सकते हैं, चर की परिभाषा देनी हो तो हम लोग क्या दे सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं जिसके मान में परिवर्तन होता है वो हमारा चर होता है, और जिसके मान में परिवर्तन नहीं होता है वो हमारा क्या होता है, अचर होता है। जैसे जब आप LKG में पढ़ रहे होंगे तब भी 25 को 25 बोलते होंगे, आज 12th में पढ़ रहे हैं तब भी आप 25 को 25 ही बोलेंगे। 25 में कोई परिवर्तन हुआ, यहाँ पे x के मान कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, x के मान में परिवर्तन हो सकता है। तो जब x के मान में परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या हो गया, हमारा चर, और जिसके मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है वो हमारा क्या हो गया, अचर। अब देखिएगा, चर हम बोले आप लोगों को दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्वतंत्र चर और दूसरा होता है क्या, परतंत्र चर। तो हम इसको थोड़ा समझा रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्वतंत्र चर परतंत्र चर यही आपको समझना है अवकलन में, बाकी चीजें आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। ठीक है, हम इसकी इंग्लिश भी लिख देते हैं। स्वतंत्र चर की इंग्लिश होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसकी इंग्लिश होती है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं स्वतंत्र चर और परतंत्र चर होता क्या है। एक सिलेंडर की कल्पना कीजिए, या हम एक सिलेंडर ले लेते हैं। सिलेंडर समझते हैं ना, पढ़े होंगे मेंसुरेशन में, क्लास 10th में, 11th में, ठीक है ना, पढ़े हैं ना।
बताने की तो जरूरत है नहीं कि सिलेंडर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ये हमारा क्या है, सिलेंडर है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, बेलन है। अब देखिएगा आप लोग, बेलन में क्या क्या चीजें होती हैं। पहला होता है आर, जिसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, यानी कि ये उसकी, ये आर क्या है, उसकी त्रिज्या। मान लीजिए इस बेलन की त्रिज्या आर है, रेडियस आर है, त्रिज्या आर है, और मान लीजिए इसमें क्या होगा, सरफेस एरिया भी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये बेलन है तो इसका कुछ आयतन भी होगा। ठीक है ना, वॉल्यूम। ठीक है ना, आयतन। और ये बेलन है तो इसकी हाइट भी कुछ होगी। ठीक है ना, तो इसमें और एक चीज क्या है, आती है हाइट, यानी कि ऊंचाई। बेलन में इतनी सारी चीजें होती हैं, कंफर्म है। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, परतंत्र चर और स्वतंत्र चर आपको समझ में तभी आएगा जब आप यहां थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए इस बेलन की त्रिज्या में अगर हम परिवर्तन कर दे तो क्या होगा। सपोज करते हैं ये स्थिति बनेगी, हम यहां पे बना रहे हैं, आप लोग देखिएगा स्थिति कुछ इस प्रकार से बनेगी। बेलन आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, यहाँ चाक से बनाना है तो थोड़ा अच्छे से नहीं बन पा रहा है। देखिएगा इस बेलन की त्रिज्या क्या थी, कम थी, इसकी त्रिज्या क्या हो गई, अधिक हो गई, लेकिन दोनों बेलनों की ऊंचाई क्या है, सेम है। ठीक है, त्रिज्या में हमने परिवर्तन किया है, तो जैसे ही हमने त्रिज्या में परिवर्तन किया है, क्या इसके आयतन में परिवर्तन हुआ है, बिल्कुल हुआ है, आयतन बढ़ गया इसका। जो आयतन इसका पहले था वो आयतन अब इसका क्या हो गया है, बढ़ गया है। आयतन बढ़ गया और आयतन के साथ साथ क्या बढ़ गया, आयतन के साथ साथ इसका क्षेत्रफल भी बढ़ गया। बात समझ में आ रही है, आयतन भी बढ़ा और क्षेत्रफल भी बढ़ा। तो हमने लिया क्या था, आर लिया था, ठीक है, एच लिया था, एस लिया था, वी। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, रेडियस, हाइट, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। हमने परिवर्तन किसमें किया, आर में हम लोगों ने क्या किया, परिवर्तन किया। ठीक है ना, और जैसे ही हमने आर में परिवर्तन किया तो हमने देखा कि इन दोनों में ऑटोमेटिक परिवर्तन हो गया। इन दोनों को तो हमने टच भी नहीं किया था। जैसे ही हमने आर में परिवर्तन किया, यस और वी में ऑटोमेटिक से परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया। समझ में आ रही है बात। और ये हमारा क्या है, ये हमारा नियत हो गया, या हम कह सकते हैं यहां पे यच हमारा क्या हो गया, अचर हो गया। बात समझ में आ रही है, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। परिवर्तन किसमें हुआ है, त्रिज्या में हमने परिवर्तन किया है, और यस और वी में ऑटोमेटिक से परिवर्तन होने लगा। तो जो यहां पे आर है, ठीक है ना, वो हमारा होगा स्वतंत्र चर। ठीक है ना, आर हमारा क्या है, स्वतंत्र चर है, और ये जो यस और वी है वो हमारे क्या है, परतंत्र चर है। समझ में आया, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर क्या होता है, इतना क्लियर हो रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत है। चलिए यहां तक दिक्कत नहीं है, आगे बताते हैं। अचर जो होता है, ठीक है ना, छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि बोर्ड में जगह कम है, छोटा छोटा लिखेंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो अचर होता है ये भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है निरपेक्ष अचर, ठीक है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट। इंग्लिश पूरा लिख नहीं रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। जब आप लोग बोर्ड से इसको लिखिएगा तो यहाँ पे आप लोग इंग्लिश अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जगह कम होने के कारण हम अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं। ये हो गया हमारा निरपेक्ष अचर, और ये है हमारा निश्चित अचर, निश्चित अचर। ठीक है, अब देखिए निरपेक्ष अचर क्या होता है, निश्चित अचर क्या होता है। अब आप लोग कहेंगे सर अचर तो अचर होता है, उसमें निरपेक्ष और निश्चित क्या होता है। एक चीज तो आ रही है ना कि अचर तो अचर होता है। अचर हम बोले कि कोई भी संख्या अगर आप ले लेते तो अचर है, लेकिन इसमें निश्चित और निरपेक्ष का क्या मतलब है,
ठीक है, आप लोगों को सिर्फ पढ़ना था, ये दोनों चीजें जाननी आपके लिए बहुत जरूरी थी अवकलन पढ़ने के लिए। लेकिन जब इतना हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसको भी लेते हुए चलते हैं, उसका भी डिस्कशन करते हुए चलते हैं कि निरपेक्ष और निश्चित अचर क्या होता है। एक चीज आपको बता रहे हैं, अगर कहीं पे लिखा हुआ है ax प्लस बी वाई बराबर सी, ऐसा आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा। ये हमारा क्या है? ये हमारा रैखिक समीकरण है। ये क्या है? रैखिक समीकरण है। समझ में आ रहा है ना? और आप लोग जब 10th में होंगे, 11th में होंगे, कई जगह पे आपको ऐसा 9th में भी मिला होगा, और लिखा रहता है जहां x और y चर हैं तथा a b c अचर है, ऐसा लिखा होता है ना? तो वहां पे जो a b c लिखा होता है, ठीक है, रैखिक समीकरण में, ठीक है ना, वहां जो a b c लिखा होता है वही a b c जो है वो हमारा क्या है? निरपेक्ष अचर है। हम यहां पे लिख सकते हैं a b c डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगर इसी समीकरण में a और b और c के मान रख दें, जैसे आप कुछ समीकरण लिख रहे देखिएगा, 3x माइनस 9y बराबर 7, 4x माइनस 8y बराबर 6, 2x प्लस 4y बराबर 3। अगर इतना हम लोग रख रहे हैं तो हमने a और b और c की जगह पे मान रख दिया, a b c का हमने मान रख दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निश्चित अचर। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं? डिफिनीशन समझ में आई? नहीं आई, क्योंकि मैंने लिखा क्या है? स्वतंत्र चर का परतंत्र चर के सापेक्ष परिवर्तन की दर अवकलन कहलाती है। तो आपको अभी समझ में क्या आया? परतंत्र चर और स्वतंत्र चर। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सापेक्ष परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर क्या होती है, ये आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो हम बताते हैं, बोर्ड को थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, फिर हम बताते हैं आप लोगों को कि परिवर्तन की दर क्या होती है। स्वतंत्र चर परतंत्र चर आपको समझ में आ गया है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चर के सापेक्ष परिवर्तन की दर हमको आपको बताना है। हम एक छोटा सा गोला लेते हैं और गोले के उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, सापेक्ष परिवर्तन की दर का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये छोटा सा हमने गोला लिया जिसकी त्रिज्या r है, ठीक है। फिर हमने इसकी त्रिज्या को धीरे धीरे परिवर्तित किया, यानी कि त्रिज्या का मान हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। त्रिज्या का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे, कुछ समय बाद आपको ये गोला थोड़ा बड़ा दिखना प्रारंभ हो जाएगा, या बड़ा दिखेगा, या बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया? समय के सापेक्ष, ठीक है ना, जब आप इस छोटे गोले से ये बड़ा गोला बनाए होंगे तो कुछ टाइम तो लगा होगा, कुछ टाइम तो लगा होगा। समझाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, t बराबर 0 1 2 3 4 ले लेते हैं, ठीक है, और r बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हम मान लेते हैं ये हमको गोला लेना था जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर थी, और उस समय हम समय को 0 मान लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड बाद मान लीजिए इसकी त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई, या हम लिख दे रहे हैं 5 सेंटीमीटर हो गया, फिर 2 सेकंड बाद 7 सेंटीमीटर हो गया, फिर 9 सेंटीमीटर हो गया, और फिर यहाँ पे हो गया आपका 11 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हमने क्या किया? समय के सापेक्ष, ठीक है ना, हमने क्या किया? त्रिज्या में परिवर्तन। क्लियर है? हमने क्या किया? समय के सापेक्ष त्रिज्या में परिवर्तन, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं t के सापेक्ष r में परिवर्तन। समझ में आ रहा है? t के सापेक्ष r में परिवर्तन, ठीक है। अब देखिए हमको लिखना अवकलन ना, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं d, ठीक है, ठीक है, जिसके सापेक्ष होता है, ठीक है ना, जिसमें परिवर्तन होता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो डी आर त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, और जिसके सापेक्ष परिवर्तन होता है उसको नीचे लिखते हैं। यहाँ टी लिखेंगे और इसके आगे ये डी बढ़ा देंगे, क्योंकि ये अवकलन का साइन होता है डी, ठीक है। यदि हम इसका मान निकालें कि त्रिज्या में पर सेकंड कितना परिवर्तन हुआ,
यदि हम यहाँ से मान निकालें कि त्रिज्या में पर सेकंड कितना परिवर्तन हुआ, तो यहाँ ध्यान दीजिए 1 से 2 सेकंड जाने में कितने सेंटीमीटर बढ़ रहा है, 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इतना क्लियर है। एक चीज और आपको समझाना है। मान लीजिए जैसे ही हम इसकी त्रिज्या में परिवर्तन किए, हमको देखने के लिए मिला है कि इसके एरिया में परिवर्तन हो गया। पहले इसका एरिया ये था, यही था ना। लाइए एक छोटा सा गोला यहां बना लेते हैं। पहले इसका एरिया ये था, ठीक है। अभी इसका एरिया इतना बढ़ गया, तो एरिया में भी परिवर्तन हो गया। तो अगर हमको निकालना हो कि समय के सापेक्ष एरिया में कितना परिवर्तन हो गया, तो हम लोग लिखेंगे डी। एरिया में परिवर्तन निकालना है ना, ए। एरिया को हमेशा ए से लिखते हैं, त्रिज्या को हमेशा आर से लिखते हैं, समय को हमेशा टी से लिखते हैं। डी ए बाई डी टी जो भी है, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, इतना तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अवकलन का उपयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या दैनिक जीवन में भी देखने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। तो हम बता दे रहे हैं, कहीं भी नदी में, पानी में, कहीं भी पानी इकट्ठा है, जैसे हम लोग के आसपास नदी है, तो मेरे मुंह से नदी निकल गया, तो पानी में आप कंकड़ मारिए। जैसे कंकड़ मारेंगे तो देखेंगे भंवरे बनेंगे, ठीक है ना। और वो बनना स्टार्ट होते हैं, ऐसे 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 फैलते जाते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसे 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 ये फैलते जाएगा, और फिर एक लिमिट के बाद जाके वो खत्म हो जाता है ना। मान लीजिए पहले जब ये बनना प्रारंभ हुआ, इसकी त्रिज्या कुछ और रही होगी, फिर इसकी त्रिज्या कुछ और हुई होगी, फिर इसकी त्रिज्या कुछ और हुई होगी, फिर इसकी त्रिज्या ऐसे बढ़ते 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 कुछ और हुई होगी। समझ में आ रहा है ना। तो यहां से अगर हमको मान निकालना हो कि त्रिज्या कितनी बड़ी समय के सापेक्ष, ठीक है ना, तो यहां से अगर मान दिया गया रहेगा, त्रिज्या अगर हमको पता रहेगी तो हम निकाल सकते हैं, समय अगर हमको पता रहेगा तो हम निकाल सकते हैं। तो बस दैनिक जीवन में आपको कहीं देखने के लिए मिलता है कि नहीं, तो उसके लिए ये छोटा सा एग्जांपल आपको बता दिया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए कोई फलन है, कोई भी एक फलन है, जैसे x बराबर 2y, या लिख लीजिए y बराबर 2x प्लस 1। ये मान लीजिए एक फलन है। आपको इसका करना है क्या, अवकलन। तो अवकलन करने से पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा स्वतंत्र चर है, कौन सा परतंत्र चर है। क्योंकि परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। समझ में आ रही है बात। तो अब यहां से हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा स्वतंत्र चर है और कौन सा परतंत्र चर है। देखिए कैसे पता करेंगे, हम आपको बताते हैं। यक्ष का मान रख दीजिए इस समीकरण में, 0 रख के देखिए y का मान कितना आता है, 1। यक्ष बराबर 1 रख के देखिए y का मान कितना आता है, कितना आएगा, 3, ठीक है। यक्ष बराबर 2 रखिए, y का मान कितना आएगा, कितना आएगा, यहां पे अगर 2 रखते हैं तो 4, 5, ठीक है ना। तो आप देख क्या रहे हैं कि हम लोग x के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, तो y का मान ऑटोमेटिक परिवर्तित हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है। जैसे ही हमने x के मान में परिवर्तन करना स्टार्ट किया, y का मान ऑटोमेटिक परिवर्तित होने लगा, ठीक है ना। तो हम यहां कह सकते हैं कि x जो हमारा है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। और y जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें, x बराबर y प्लस 1/2, यहां से देखिएगा x बराबर y प्लस 1/2, अगर हमने ऐसे लिख दिया तो, ठीक है। यहां पे आपको पता करना है कि इसमें कौन स्वतंत्र चर है, कौन परतंत्र चर है, कैसे पता करेंगे। यहां पे भी वही काम, y का मान इसमें बदल के देखिए क्या x के मान में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो अगर हम रखते हैं y बराबर 1, तो x का मान कितना आ जाएगा,
तो x का मान कितना आ जाएगा, y बराबर मान रखिए 1 और 1 2, 2 से 2 में भाग करिए, कितना आएगा x का मान 1। ठीक है, यदि y का मान 2 रख देते हैं तो 2 1 3/2, ठीक है ना, तो x का मान कितना हो जाता है 3/2। यानी कि हम लोग y के मान में जैसे परिवर्तन कर रहे हैं, x के मान में ऑटोमेटिक परिवर्तन होना स्टार्ट हो जा रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि x हमारा जो है वो हमारा क्या है, परतंत्र चर है, ठीक है, और y जो है वो हमारा क्या है, स्वतंत्र चर है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, डिफिनीशन वगैरह सब समझ में आ गया। चलिए अगली क्लास में हम बताएंगे, इसके कुछ फार्मूले होते हैं और इससे रिलेटेड कुछ सवाल आप लोगों से लगवाएंगे। तो अगले क्लास में मिलते हैं, आज के लिए बस इतना है।